आज मैं देश में चल रहे एक घमासान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि आज़ादी से पहले एक मंत्र की तरह देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज से लेकर के सभी लोगों ने, जो भी आज़ादी के मतवाले थे, सभी ने उस मंत्र को खूब गाया और वो गा गा करके उसको उसी जोश जुनून के साथ देश को आज़ाद कराया। तो दरअसल बात यह है कि संसद के अंदर 10 घंटा सरकार ने उसके ऊपर चर्चा करने के लिए रखा, लेकिन विपक्ष की हालात देख करके ऐसा लगता है कि कहीं बिल के अंदर बहुत ही गर्मा गर्म तेल डाल दिया है। किस प्रकार से छटपटा रहे हैं, कैसे इस विषय को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। आई ओपनर है, देखिए आप और परखिए कैसे कांग्रेस ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते,
मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ बिहेव किया और जो किया उसके लिए क्या भुगतान देश को करना पड़ा। और आज भी कांग्रेस की जो नव पीढ़ी अभी काम कर रही है, आज के आला कमान जो हैं, वो भी आप देखिए, उनको भी
किस प्रकार से उनके दबे हुए राज दादा बाबा खुल रहे हैं, तो छटपटाहट के लिए कितना जल्दी फाइलें बंद करने के लिए एक डिक्टेटरशिप और संसद के अंदर अपना ज्ञान दे रहे हैं कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। पता है उनको कि इसके पीछे कितने राज खुलेंगे, जानते हैं उनके कितने काल कारनामे उजागर होंगे, देश देखेगा। तो देखिए उनके किस प्रकार से अभी और चल रहे हैं। वंदे मातरम। मैं आपको पेपर्स दे कर दूंगा। मैडम, भारत में हमारी आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है। यह खास जबान सखावत मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि यह गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, कौमी हिंदू कौम परस्ताना को इख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। मैं इस शेर पर क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, ये इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, आप वंदे मातरम पर सार्थक चर्चा करें। ठीक सर, इधर उधर डाइवर्ट यही थी सर, संक्षिप्त में बात यही थी, कोई डाइवर्ट नहीं होना चाहिए अपन को। बातें करते रहते हैं माननीय सदस्य, नहीं, आप बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करें। आप वंदे मातरम पे बोले उचित रहेगा। मैंने प्लीज अध्यक्ष महोदय, संतुलन होनी चाहिए, सुनने की थोड़ी सी हिम्मत हो। महोदय,
आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, सदन में जो कुछ भी बोले हैं वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर के एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने